5.8 Hartley-Weinberg principle. Okay, so we are starting with the Hartley-Weinberg principle. In that principle, there is a gene and allele का थोड़ा सा मैथमेटिकली उन्होंने एक्सप्रेशन करके बताया है कि उसका रिलेशन क्या है, हार्टली-वेइनबर्ग प्रिंसिपल. ओके, सो नाउ वी विल गो विद दैट theory point. Hartley-Weinberg principle, it is also known as Hartley-Weinberg equilibrium law. जिस साइंटिस्ट ने उसको फॉर्मुलेट किया है, इस लॉ को लाया है, उसको ही उसका सेकंड नेम दे दिया है, हार्टली वेनबर्ग इक्विलिब्रियम लॉ करके उसको नेम दिया. नाउ व्हाट इज द लॉ स्टेट दैट, ये लॉ क्या है? सो द लॉ स्टेट्स दैट एट अ इक्विलिब्रियम पॉइंट द जीन एंड अलील फ्रीक्वेंसी. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जीन एंड अलील फ्रीक्वेंसी? तो वो आपको पता होगा कि अगर हम लोग कोई भी एक कैरेक्टर लेंगे तो उस एक कैरेक्टर के लिए जो अलग अलग अलील एक ही लोकस पे होते हैं, अलग अलग टाइप के, दैट इज कॉल्ड इट एज अ जीन एंड अलील फ्रीक्वेंसी. सो at a equilibrium point, both the gene allele frequency and genotypic frequency यानी कि जीनोटिपिक रेशियो जो हम लोग लेते हैं F2 जनरेशन में, F1 जनरेशन में. ओके, सो जीनोटिपिक दैट इज जीन की जो फ्रीक्वेंसी है रिमेन कांस्टेंट फॉर जनरेशन टू जनरेशन. वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, दूसरे जनरेशन से थर्ड जनरेशन में, थर्ड से फोर्थ में, ऐसे हर एक जनरेशन में अलील और जीन का फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट हो सकता है. बट उसके लिए भी कुछ फैक्टर्स है. अगर वो फैक्टर में चेंज नहीं हुआ तो ये पूरे के जो अलील फ्रीक्वेंसी, मतलब अगर मैंने लिया ब्लड ग्रुप है तो ह्यूमन के अंदर ब्लड ग्रुप के अलील की फ्रीक्वेंसी है 3, दैट इज ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप एंड ए बी ब्लड ग्रुप. सो उसके लिए जो अलील है दैट इज IA, IB एंड IO. तो ये अगर चेंज नहीं हो रहा है, जब तक नया नहीं आ रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड इट एज अ अलील फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हो रहा है, वो कांस्टेंट है. सो वही पॉइंट यहाँ पे दिया. नाउ इन विच ऑर्गेनिज्म इट इज कांस्टेंट, तो ये कुछ पर्टिकुलर पार्ट के लिए ये इक्विलिब्रियम जो भी है हार्टली-वेइनबर्ग प्रिंसिपल है. सो ये हार्टली-वेइनबर्ग प्रिंसिपल किसके लिए है? सो दिस लॉ दैट हार्टली-वेइनबर्ग प्रिंसिपल इट्स ओनली occur in diploid sexually reproducing large फ्री इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशन. तो ये किसके लिए है? डिप्लॉयड, यानी कि मैंने अगर ह्यूमन बॉडी का एग्जांपल है तो हमारे बॉडी में हर एक क्रोमोसोम के दो कॉपी है, तो ऐसे डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म के लिए ये लॉ है. दूसरा, सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग, असेक्सुअल ऑर्गेनिज्म के लिए नहीं है. तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जहां पर होगा वहीं पर ये लॉ लागू रहेगा. देन लार्ज पॉपुलेशन कैसा होना चाहिए? बहुत बिगर होना चाहिए, छोटा पॉपुलेशन नहीं. हमने लिया कि बस एक छोटा सा पॉपुलेशन लिया, एक घर लिया, एक घर में 10 लोग हैं और 10 लोग के अंदर ही फिर वो क्रॉसिंग वगैरह जो भी है स्पीसीज में हो रहा है, फिर उसमें तो चेंज होने वाला नहीं है ना, तो वो तो सेम ही रहेगा. तो ऐसा नहीं है, वो पॉपुलेशन भी बिगर होना चाहिए. प्लस फ्री इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशन, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब क्रॉसिंग होगा तो सिलेक्टेड ही होगा कि इसका इसी से क्रॉसिंग होना है. वो क्रॉसिंग रैंडमली होना चाहिए, फ्री होना चाहिए. इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशन जो भी है कहीं पर भी, ओके, इन विच मेटिंग इज रैंडम, मेटिंग जो भी है वो रैंडम है. एंड नो सिलेक्शन एंड अदर फैक्टर आर प्रेजेंट, मतलब जो अलग अलग फैक्टर इसको इन्फ्लुएंस करने वाले हैं वो फैक्टर नहीं होने चाहिए. ओके, सो रैंडम एंड नो सिलेक्शन और अदर फैक्टर आर प्रेजेंट फॉर चेंजिंग अलील फ्रीक्वेंसी, यानी कि अलील को फ्रीक्वेंसी को चेंज करने वाले जो दूसरे अलग अलग फैक्टर्स हैं. अब दूसरे अलग फैक्टर्स मतलब कौन से फैक्टर, वो तो हम लोग आगे देखने वाले, लेकिन फिर भी जेनेटिक ड्रिफ्ट है जहां पर एक्सीडेंटल डेथ हो गया, तो ऐसे है. देन जीन फ्लो है, मतलब कि कोई एक नया स्पीसीज दूसरे नए पॉपुलेशन में चले जा रहा है, तो ये सब नहीं होना चाहिए उस पॉपुलेशन में, तब जाके जो भी जीन फ्रीक्वेंसी है वो कांस्टेंट हो सकता है. ओके, सो ये जो लॉ है ये डिप्लॉयड सेक्सुअली रिप्रोडक्शन जहां पर होगा ऐसे ऑर्गेनिज्म में, प्लस पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म लार्ज होना चाहिए, और फ्री इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशन में जो क्रॉसिंग है वो फ्रीली होना चाहिए, कोई सिलेक्शन नहीं होना चाहिए, और रैंडम जो भी होना चाहिए. ओके, रैंडम एंड नो सिलेक्शन और अदर फैक्टर, जो दूसरे फैक्टर है वो वहां पर इन्फ्लुएंस नहीं होने चाहिए. नाउ द नेक्स्ट पार्ट एंड नेक्स्ट स्लाइड. हाँ, इसमें थोड़ा सा इन्होंने एक्सप्रेशन दिया है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन का पॉइंट दिया है.
Now we will see here that mathematical expression. So in that slide, हार्डली-वेंगर प्रिंसिपल का जो भी पूरा पॉइंट है, ये एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से शो किया है और उसको समझा. Now we will see that example. Okay, example क्या लिया है देखो. A single locus has a two allele. You know that locus यानी क्या होता है, क्रोमोसोम के अंदर एक ही कैरेक्टर के लिए जो एक प्लेस होता है. क्रोमोसोम के अंदर जो जीन होते हैं, ओके, क्रोमोसोम में छोटे छोटे जो जीन होते हैं, तो वो जीन का लोकेशन होता है और उस लोकेशन को हम लोग बोलते हैं लोकस. ओके, सो अ सिंगल लोकस, ओके, एक कैरेक्टर के लिए जो एक लोकस है, उस एक लोकस के लिए नॉर्मली टू अलील्स होते हैं. ओके, मेंडल का अगर हमने एग्जांपल देखा तो मेंडल के एग्जांपल में ही देख लो, जैसे कि हाइट ऑफ द प्लांट, कैपिटल टी टॉल, स्मॉल टी ड्वार्फ, ऐसे ज्यादातर अलील कितने हैं. सो अलील मतलब कैपिटल टी एक अलील हो गया और दूसरा स्मॉल टी एक अलील हो गया. सो ऐसे दो अलील्स है ना. सो वही यहाँ पर लिया, अ सिंगल लोकस ऑफ द क्रोमोसोम हैव अ टू अलील्स. क्रोमोसोम के अंदर सिंगल लोकस के ऊपर टू अलील्स हो सकते हैं. अलग अलग टाइप के कितने टू अलील्स हो सकते हैं. दैट इज यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया. इफ वी सपोज टू टेक एक अलील है कैपिटल ए एंड एक अलील है कैपिटल ए. एक मिनट जरा. क्या हुआ मंथन, तू क्यों ऑन किया है वीडियो? हेलो मंथन, क्या हुआ? ओके, सी ऑल ऑफ यू लिसन हियर. वो मेरा छोटू थोड़ा परेशान कर रहा था. ओके, सो सी ऑल ऑफ यू लिसन हियर. सो नाउ, हाँ, हम लोग थे ये एक्सप्रेशन के ऊपर. सो एक्सप्रेशन में देखो क्या दिया है. जस्ट मिनट, किसी का मैसेज है. ओके, गलती से हुआ मंथन. ओके, सी ऑल ऑफ यू लिसन हियर. सो क्या दिया देखो, फर्स्ट पॉइंट में क्या दिया है, अ सिंगल लोकस हैज अ टू अलील्स. ओके, लोकस यू ऑल नो दैट इज जीन. क्रोमोसोम के ऊपर एक स्पेसिफिक लोकेशन के ऊपर जीन और अलील होते हैं. दिस इज कॉल्ड इट एज अ लोकस. ओके, सो सिंगल लोकस एटलीस्ट वहां पर दो टाइप के अलील्स होने के चांसेस है. अगर टाइप में लिया तो जो जीन होता है, जीन के अलग अलग कैपिटल टी स्मॉल टी. सो यहाँ पर देखो टू अलील्स के एग्जांपल लिए है. एक अलील लिया है कैपिटल ए एंड द सेकंड वन दैट इज स्मॉल ए. ये टू टाइप के अलील है, ऐसे समझो. द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस अलील आर, ओके, अगर मैंने इसका फ्रीक्वेंसी लिया, सो पी जो है अलील, सॉरी, कैपिटल ए जो अलील है, इसका फ्रीक्वेंसी पी है, स्मॉल पी है. सपोज कि ये जो कैपिटल ए अलील है, जीन है, इसका अलील है स्मॉल पी, और ए जो है स्मॉल ए, इसका अलील है क्यू. ओके, सो कैपिटल ए के लिए पी फ्रीक्वेंसी है और स्मॉल ए अलील के लिए क्यू फ्रीक्वेंसी. ओके, फ्रीक्वेंसी मींस उसका कितना फ्रीक्वेंसी आने की और रिपीटेशन कितना है, वो पॉपुलेशन में कितना नंबर है. नाउ द अलील फ्रीक्वेंसी फॉर एनी लोकस इज ऑलवेज 1. ओके, किसी भी अलील के लिए अगर हम लोग अलील फ्रीक्वेंसी लेंगे, जीन के लिए अगर हम लोग कैरेक्टर्स के लिए किसी भी अलील का फ्रीक्वेंसी लेंगे, तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ अलील फ्रीक्वेंसी ऑफ एनी लोकस, हर एक लोकस के लिए अलील का फ्रीक्वेंसी ये 1 होता है. सो यहाँ पर हमने ले लिया दैट इज P प्लस Q. अब देखो P यानी कि इसका A का फ्रीक्वेंसी है, कैपिटल ए का, और Q यानी किसका फ्रीक्वेंसी है, स्मॉल ए का. सो P प्लस Q इज इक्वल टू 1. हमने जो ये देखा था, इसके हिसाब से क्या हो गया, सो दैट P प्लस Q इज इक्वल टू 1 हो गया. नाउ नेक्स्ट पार्ट, द जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी ऑफ बोथ द अलील आर रिप्रेजेंटेड बाय. अगर मैंने जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी लिया, मतलब क्रॉसिंग वगैरह जब हम लोग करेंगे, तो इसका फ्रीक्वेंसी के लिए हमने क्या लिया, सो यहाँ पर हो गया P प्लस Q. P यानी कैपिटल A का फ्रीक्वेंसी, Q यानी स्मॉल a का फ्रीक्वेंसी. सो P प्लस Q स्क्वायर, P प्लस Q होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1. यानी कि इसका पूरा का पूरा टोटल स्क्वायर किया, मतलब इनका क्रॉसिंग करने के बाद भी हमको क्या मिलना चाहिए, बिकॉज लॉ तो वही बोल रहा है ना,
कि जो भी फ्रीक्वेंसी अगर 1 है तो वो जब क्रॉसिंग भी होगा तो नेक्स्ट जनरेशन में भी फ्रीक्वेंसी क्या आना चाहिए, 1 ही आना चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पर लिया है p plus q the whole square is equal to 1. Now the binomial expression of this मैथ्स के रूल के हिसाब से, बाइनोमियल के हिसाब से इसका लॉन्ग फॉर्म क्या हो जाएगा, सो p plus q the whole square उसका हो जाएगा p square plus 2pq प्लस क्यू स्क्वायर, बराबर है। तो वहां पर हमने ये रख दिया p स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब देखो p यानी किसका फ्रीक्वेंसी है, p का मतलब है कैपिटल है, सो p स्क्वायर का मतलब हो गया कैपिटल ए, बराबर है। हमने देखो पहले ही लिया था कि ये a जो अलील है इसका मतलब है p फ्रीक्वेंसी। सो अल्टीमेटली p स्क्वायर का मीनिंग क्या हो गया, तो जो a का वैल्यू होगा उसको हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो दैट इज कैपिटल A इज इक्वल टू p स्क्वायर, स्मॉल a इज इक्वल टू q स्क्वायर एंड 2pq। सो 2p के जगह पे कैपिटल A आ गया और q के जगह पे स्मॉल a आ गया। सो दैट इज 2pq का मतलब हो गया 2 कैपिटल A एंड देन कैपिटल स्मॉल a। ओके, सो हेंस ओके ये रूल के हिसाब से फिर देखो ये वाला जो ही स्टेटमेंट दिया था वही है, p स्क्वायर प्लस 2pq प्लस q स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ओके, ये जो सेंटेंस है इसके हिसाब से ये हो गया। सो दिस इज अ बाइनोमियल एक्सप्रेशन, और फिर इसके हिसाब से बाइनोमियल एक्सप्रेशन देखो वही हो गया that p plus q the whole square and this can be explained by Punnett square। so अभी देखो इसको ही हम लोग थोड़ा सा Punnett square से भी देखते हैं। Punnett square सबको पता है, F2 जनरेशन में हम लोग जब भी क्रॉसिंग करते हैं तो उस टाइम हमको गैमेट्स जब ज्यादा होते हैं तो हम लोग Punnett स्क्वायर का यूज करते हैं। सो यहाँ पे देखो Punnett स्क्वायर से भी इसको एक्सप्लेन किया, क्या किया देखो, दैट इज हाइब्रिड। हमने एक हाइब्रिड कुछ तो प्लांट है या तो एनिमल्स है जिसके अंदर एक अलील है कैपिटल ए, दूसरा अलील है स्मॉल ए। ओके, कैपिटल ए और स्मॉल ए, और दूसरा वाला भी हाइब्रिड वही लिया है कैपिटल ए स्मॉल ए वाला। सो अल्टीमेटली देखो कैपिटल ए स्मॉल ए के फिर हमको गैमेट्स लिखने पड़ेंगे। तो यहाँ पर गैमेट लिखते वक्त पहला वाले का गैमेट हो गया कैपिटल ए, दूसरे का गैमेट हो गया स्मॉल ए। यहाँ पर भी पहला कैपिटल ए और दूसरे का गैमेट हो गया स्मॉल ए। और फिर इसका फ्रीक्वेंसी देखो, ए के जगह पे फ्रीक्वेंसी है p, स्मॉल ए के जगह पे फ्रीक्वेंसी है q। सो अभी देखो ए यहाँ पर a और a मल्टीप्लाई किया तो कैपिटल ए और p को मल्टीप्लाई हुआ तो p स्क्वायर आ जाएगा। वैसे ही यहाँ पर जब मल्टीप्लाई करोगे तो a एंड स्मॉल a, और यहाँ पर आ गया आपका स्मॉल p p एंड q। यहाँ पर आ गया a के जगह पे p और स्मॉल a के जगह पे q, दैट इज pq आ गया। वैसे ही यहाँ पर जब क्रॉस किया तो यहाँ से आया स्मॉल ए, यहाँ से आया कैपिटल ए, दैट इज p एंड q, a के जगह पे p और स्मॉल a के जगह पे q, और यहाँ पर 2 बार a है इसीलिए q स्क्वायर आ गया। तो वही मिला देखो हमको, पहला वाला देखो यहाँ पर एक्सप्रेशन के अंदर दैट इज p स्क्वायर, और देखो 2pq हो गए, ये 1pq और ये 1pq, दैट इज 2pq हो गया, और फिर ये वाला हो गया आपका q स्क्वायर। सो दैट इज वही मिला देखो हमको बाइनोमियल एक्सप्रेशन के हिसाब से p स्क्वायर प्लस 2pq प्लस q स्क्वायर। ओके, सो इसका जो भी है एक्सप्रेशन होने के बाद मींस इफ अगर कोई पॉपुलेशन के अंदर इंटरब्रीडिंग पॉपुलेशन जो कि बहुत बिगर है और वहां पर जेनेटिक ड्रिफ्ट, ये जो अलग अलग फैक्टर है आइसोलेशन या जेनेटिक ड्रिफ्ट, ये सब अगर नहीं हो रहा तो उस पॉपुलेशन के अंदर फ्रीक्वेंसी, ओके, जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी एंड अलील फ्रीक्वेंसी हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा। ओके, वो जो कितना रहेगा, सो दैट इज 1 ही रहेगा। तो वही यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्रेशन वाइज बताया। सो दिस इज ऑल अबाउट दैट स्लाइड। ओके, देन इसके राइटिंग पार्ट कुछ दिए हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ओके, सो यहाँ पे देखो क्या दिए, like allele frequency genotypic frequency together are also equal to 1। allele frequency मतलब हम लोग जो पहले नंबर लेंगे वो तो 1 था, लेकिन जब क्रॉसिंग होने के बाद जब हमने उसको चेकआउट किया तो जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी यानी कि आगे F2 जनरेशन स्टडी करने के बाद भी हमको जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी कितना मिला है, 1 ही मिला है। तो वो ये लॉ बता रहा है। ओके, सो दिस अकॉर्डिंग टू दिस लॉ। अब देखो इस लॉ के कुछ लिमिटेशन है। सो व्हाट आर द लिमिटेशन फॉर दिस लॉ? There are few factors such as gene migration, that is gene flow, यानी कि एक पर्सन कहीं और ट्रांसफर हो रहा है, वो नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पार्ट,
और क्या नहीं होना चाहिए, जेनेटिक ड्रीफ यानी कि एक्सीडेंटल डेथ नहीं होना चाहिए, देन म्यूटेशन नहीं होना चाहिए, जीन रिकॉम्बिनेशन, ओके, जीन रिकॉम्बिनेशन जो भी पार्ट है यानी कि नया जो कुछ फॉर्म हो रहा है वो कुछ नहीं होना चाहिए, नेचुरल सिलेक्शन नहीं होना चाहिए वहां पर। नेचुरल सिलेक्शन मतलब आइसोलेशन वगैरह हो गया तो ऐसे करके नया स्पीसीज का फॉर्मेशन हो सकता है, तो वैसा नहीं होना चाहिए। और नॉन रैंडम मेटिंग नहीं होना चाहिए, ओके, रैंडमली जो भी नॉन रैंडमली मेटिंग होनी चाहिए, नॉन रैंडम नहीं होना चाहिए। सो विच अफेक्ट एंड चेंज द हार्डली वेनबर्ग प्रिंसिपल। सो इतने जो फैक्टर है दैट इज जीन माइग्रेशन, देन जीन फ्लो, जेनेटिक ड्रिफ्ट, म्यूटेशन, जीन रिकॉम्बिनेशन, ये सब पार्ट अलील फ्रीक्वेंसी को चेंज कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी पॉपुलेशन में ये सभी फैक्टर अगर इंटरफेयर नहीं करेंगे तो हार्डली वेनबर्ग प्रिंसिपल जो भी लॉ है वो उसके लिए लागू रहेगा, दैट इज इक्वल टू 1। जो अलील फ्रीक्वेंसी एंड जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी इज ऑलवेज इक्वल टू 1 फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, यानी कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन। हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे, पहले जस्ट ये कंप्लीट कर लेता हूँ, जस्ट हो गया। लास्ट पॉइंट में देखो क्या दिया है, if this factor do not occur in a population, then population is genetically stable and non-evolving population। अब देखो ये सब फैक्टर अगर किसी पॉपुलेशन को अफेक्ट नहीं कर रहे हैं, अगर ये सब फैक्टर अफेक्ट नहीं करे किसी पॉपुलेशन को, देन पॉपुलेशन इज जेनेटिकली स्टेबल। सो ऐसा पॉपुलेशन जेनेटिकली स्टेबल रहेगा, यानी कि हम लोग जो वो लॉ बोल रहे हैं इज इक्वल टू 1, वो उसके लिए लागू रहेगा। और ऐसे पॉपुलेशन में नो इवॉल्विंग पॉपुलेशन, मतलब नया इवोल्यूशन जो हो रहा है वो होने के चांसेस ऐसे पॉपुलेशन में नहीं रहेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट दैट